सर अभी 11th क्लास होगी या 12th की होगी? 11th की होगी और क्या। 12th वाले अब क्या बोलूं यार मैं, 12th वाले निकल जाओ, बैठे रहो। आज वैसे भी पढ़ाई तो क्या ही होगी। बताओ अपने बारे में कुछ। क्या ही पढ़ाई कर आज। हाँ, आज ब्लू ब्लू। आज मैं पंडित जी लग रहा हूँ ना एकदम। घर पे पूजा, हाँ यार घर की पूजा अब जाके करूंगा मैं। हाँ जी। रिवीजन कर ले पुराना। कुछ तो कर लेते जीवन में आए हैं तो। आइए। आरम वन वाले बच्चे भी आ गए। हेलो 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 हेलो। मेरा लैपटॉप भी नहीं चल रहा है आज तो। हाँ जी। पुराना। सुनो मेरी बात। पुराना रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है समय। ओके, आप तो सीए हो ना, पंडित थोड़ी हो। हाँ हाँ, पंडित नहीं हूँ मैं। हाँ जी। आइए कन्हैया जी। और कोई आने वाला है? अरे बच्चे तो आ गए यार। मोहल्ले हैं। टेस्ट नहीं लेंगे। मोहल्ले के गणपति बिठा के आ रहे हैं लोग धीरे धीरे। मोहल्ले के गणपति जी बिठा के आ रहे हैं। क्यों नहीं बिठाते? बिठाना चाहिए ना। 250 ग्राम लड्डू मेरे को तो एक भी नहीं मिला अभी तक यार। अरे यार तो तुमको जल्दी आना चाहिए ना। क्या कि टेस्ट कैंसिल हो गया, रिवीजन करेंगे अपन अब। हर बार क्या करना। कोई यार अपने वो चैप्टर 2 के नोट्स दो ना मेरे को यार। चैप्टर 2 के नोट्स दो, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है आज। हाँ, पढ़ना नहीं है तो नोट्स ले लो। हाँ, साथ में ही पढ़ा देंगे। हाँ, रिवीजन ही कराना पड़ेगा, बच्चे नया कैसे पढ़ाऊँ मैं। नहीं, अब ज्यादा तो इतना ही है बस। हाँ जी। अरे सुनो मेरी बात। अभी तक जितना पढ़ाया है ना उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। रिवीजन हो जाएगा तो आप 100 में से 100 नंबर लेकर के आ सकोगे। आरम टू वालों के टेस्ट में नंबर अच्छे आए हैं, तुमको मालूम है। 30 में से 28 तो। थोड़ा सा लाज रख लो तुम लोग भी यार। थोड़े अच्छे नंबर ले आना अभी टेस्ट जो होगा। एक दिन और हो गया है। कल तुम लोगों के भी 30 में से 28, 30 में से 29 ऐसे नंबर आने चाहिए। मेरे ऊपर है नंबर देना, तो मैं जानबूझ के नंबर दे दूं। अच्छा चलो, मैं चैप्टर 2 को रिवाइज करा रहा हूँ, सुनो मेरी बात। चैप्टर 2 में एक बात बताओ। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी कि लिमिटेड होती थी, मुझे ये बताओ। अरे लिमिटेड होती थी कि अनलिमिटेड होती थी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी, मतलब उसके टापरे भी बिक सकते थे। हाँ, आप लोग 12th वाले चले जाओ अगर जाना है तो, है। बैग यहीं रख लो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। तो 7 के बहुत अच्छे मार्क थे सर। कीर्ति राज कौन है ये? कीर्ति राज बोल रहा है कि कीर्ति लड़की है लड़का है? टप्पू। बोल 7 के अच्छे मार्क्स थे, 7 इसका बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या जो भी चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं ना, बीएसटी में थोड़ा आप ये ध्यान रखो कि लिखना अपने को मन से ही होता है। काम की बात सुन ले इधर यार, टाइम पास मत करे। ओ अरे वाले। ओ अरे वाले इधर देख। काम की बात यह है कि अगर बीएसटी में या किसी भी थ्योरी पेपर में अच्छे नंबर चाहिए रहते हैं ना, तो आप लिखते अपने मन से ही हो। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा आप एकदम एज इट इज बुक की लैंग्वेज लिखते हो। लेकिन ना आपको थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी ना। अगर आप ऐसी जनरल लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको मार्क्स कम मिलते हैं। तो यहाँ पर बीएसटी में अपन जितना भी पढ़ रहे हैं, अगर आप ये सर दर्द लेके पढ़ोगे कि पूरा का पूरा मुझे एज इट इज याद करना है, तो एज इट इज तो टॉपर भी याद नहीं कर सकता, और एज इट इज कोई इवन मुझे भी एज इट इज याद नहीं रहता है। मैं भी एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से ही बोलता हूँ। तो आपको ना कुछ कुछ कीवर्ड्स को याद करने हैं। कीवर्ड्स को याद करना सिर्फ आपको 11th 12th में ही नहीं करना है, मतलब ये चीज जो काम आएगी ना, वो सीए फाउंडेशन में भी काम आएगी, इंटर में भी काम आएगी, और फाइनल में भी काम आएगी। उसका रीजन ये है कि जो इंस्टीट्यूट है ना,
वो मैंने पहले से ही बता दिया था कि आपसे प्रोफेशनल लैंग्वेज एक्सपेक्ट करता है। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज का ये मतलब नहीं होता है कि मैं इस द पे पूरा एकदम डॉट टू डॉट रट के लिखूं। ऐसे तो कोई नहीं लिख सकता। तो अपन ना कुछ कुछ कीवर्ड्स को याद कर लेते हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? वो वाले वर्ड्स जो ना थोड़े से अलग तरीके के हैं, जो अपन ऐसे आम बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते। जैसे अगर मैं बिजनेस की डेफिनेशन में ये सोल प्रोप्राइटर में देखूं, तो मोस्ट सुइटेबल इन द इनिशियल ईयर, इसको आप एक कीवर्ड बोल सकते हो। या फिर ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल, तो ये तो ओन्ड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, इसको अपने को याद रखना है। जो मतलब कुछ ऐसे प्रोफेशनल कीवर्ड्स होते हैं ना, सिर्फ उनको याद रखना होता है और कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझ लेना होता है। मतलब जब भी आप घर पे याद करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझको ये सोल प्रोप्राइटरशिप वाले टॉपिक को अभी याद करना है, तो मैं ऐसे याद करूंगा एग्जाम के लिए कि भाई सोल प्रोप्राइटर क्या है? एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा अरे बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अच्छा अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन क्या आप एग्जाम में लिख पाओगे? क्या आप जब लिखने जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या लिखूं। जैसे मैंने आपकी कॉपी चेक करी तो कई कई लोग ना वन वर्ड आंसर लिख रहे हैं। तो वन वर्ड आंसर लिखोगे तो कहीं ना कहीं सही होने के बाद भी मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा सा पैराग्राफ बनाना पड़ेगा ना। तो ऐसे याद करते हैं कि सोल प्रोप्राइटर क्या है? एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसके लिए मोस्ट सुइटेबल है? तो जब मैं याद कर रहा हूं ना, तो मुझे ऐसे याद करना है, मोस्ट सुइटेबल ही याद करना है। अगर मैं बोलूंगा किसके लिए ज्यादा अच्छा है, तो जो ज्यादा अच्छा याद तो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या लिखूंगा? ज्यादा अच्छा थोड़ी लिख पढ़ पाऊंगा। तो मुझे मोस्ट सुइटेबल याद रखना है। तो मैं याद कैसे करूंगा? देखो, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये ज्यादा सुइटेबल है किसके लिए? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और कब सुइटेबल है? इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन में। ऐसे याद किया जाता है। इनिशियल ईयर ऑफ ऑपरेशन, मोस्ट सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस, और इसके अलावा मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप टेस्ट में मार्क्स लेकर के आओ। मतलब जब आपको फुल में से फुल तब मिलेंगे जब आप ये वाले कीवर्ड्स भी लिखोगे। अब आप सोचोगे कि यार अगर ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? मार्क्स तो मिल जाएंगे, 11th 12th में मिल जाएंगे। लेकिन यही आप अगर सीए में लिखोगे ना, तो सीए में जैसे ऑडिट एक सब्जेक्ट होता है। ऑडिट आपको मालूम है क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने को ऑडिट बोलते हैं। अभी आगे और समझ में आएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के मतलब क्या है। तो लॉ एक सब्जेक्ट है अपने को, जो इंटर में भी है, फाउंडेशन में भी है। तो वहां ना बुक की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। वहां आप एज इट इज, मतलब एज इट इज तो याद नहीं करोगे, लेकिन अगर खुद की लैंग्वेज में लिखोगे तो वहां पर सीए में मार्क्स नहीं मिलते हैं। 12th में तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन अपन तैयारी क्यों कर रहे हैं? 11वीं 12वीं के लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं सीए के लिए। तो ऐसी आदत डालो। अरे इतने सारे बच्चे आ गए टेस्ट देने के लिए, पहले बोल दे मैं टेस्ट कैंसिल नहीं करता यार। ये तो चोट हो गई मेरे साथ। हर बार क्या इससे इतने सारे बच्चे अगर टेस्ट ले लेता मैं। अब चलो, अब टेस्ट तो नहीं ले रहे, मैं आपको, सुनो मैं आपको रिवीजन ही करा देता हूँ। आप लोगों को समझ में आया कीवर्ड्स को कैसे याद करते हैं? हिंदी में बोलना, लेकिन इंग्लिश में कीवर्ड को बोलना। मतलब जब भी आप घर पे याद करो तो आप ऐसे याद करना कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये किसके लिए मोस्ट सुइटेबल होता है? तो मैं क्या बोलूंगा? स्मॉल स्मॉल बिजनेस के लिए होता है, और इनिशियल ऑपरेशंस में सुइटेबल होता है। तो जब आप ऐसे याद करोगे ना, तो आपको फिर बुक में, मतलब जब आप टेस्ट में आंसर लिखोगे, एग्जाम में आंसर लिखोगे, तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। क्योंकि इतनी इंग्लिश तो हम सबको आती है कि हम इस द लगा दें, इतना तो सबको मालूम है टेंस कैसे लिखते हैं, कि सोल प्रोप्राइटर इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस, इट इज मोस्ट सुटेबल इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशंस। तो इतना तो अपन लिख ही सकते हैं ना। तो बस इस तरीके से याद करना है। फिर इसके हमने एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े थे? कि कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई नाई की दुकान चला रहा है, कोई किराने की दुकान चला रहा है, तो उस सबको अपन क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। और एक बात बताओ, प्रोप्राइटर क्या पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है क्या सारे के सारे लॉस वगैरह के लिए? तो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल लिख करके आ जाने का। तो बस ये सारे कीवर्ड्स अपने को याद करने थे। ऐसे ही अपने को पूरा याद करना है। ये डेफिनेशन जो महान लोगों ने लिखी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक आधी बार अगर एग्जाम में आए तो आप अंदाजे से लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बात बता देता हूं मैं आपको, जब भी आंसर याद करते हैं ना, तो ये जो हेडिंग्स होती है ना, हेडिंग्स, इसको आपको रटना पड़ता है।
मतलब अंदर का मैटर भले ही आप मन से लिख दो, लेकिन हेडिंग्स को आपको रटना पड़ता है, जैसे फॉर्मेशन एंड क्लोजर, या आपका लाइबिलिटी, सोल रिस्क बियरर, ये सब आपको एज इट इज लिखना है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। ऊपर की हेडिंग आप क्या करोगे, रट करके लिखोगे, लेकिन अंदर का जो मैटर है वो आप अपने मन से बना सकते हो। अंदर के मैटर को रटने की जरूरत नहीं है, बस इक्का दुक्का कीवर्ड आपके दिमाग में आ जाए तो बहुत है। मतलब ऊपर की हेडिंग्स आप क्या करोगे, रट करके लिखोगे। ये फाउंडेशन में, लॉ में भी, इंटर में, सब जगह ये वाली टेक्निक काम आती है जो मैं बता रहा हूँ। एज इट इज याद नहीं करना, कीवर्ड कीवर्ड को याद करना है। कीवर्ड क्या होता है, जो थोड़ा सा प्रोफेशनल, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लगता है, जैसे इनिशियल ईयर ऑफ ऑपरेशन, मोस्ट सुटेबल फॉर दी स्मॉल बिजनेस, ये जो कीवर्ड होते हैं ना, इनको अपने को याद करना होता है। बाकी मन से अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है, और ये जो हेडिंग हेडिंग है इसको एज इट इज लिखना पड़ता है। अब एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला है केस बेस्ड, जैसे रवि ने बिजनेस शुरू करा, जो आपको अभी कठिन लग रहा है थोड़ा सा, कि रवि ने बिजनेस शुरू करा, वो कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो बिजनेस कर रहा, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, फिर कौन सी ऑक्सिलरीज को यूज कर रहा है। इसको बोलते हैं केस स्टडी, कि वो आपसे केस पढ़ करके फाइनली आंसर पूछना चाह रहा है कि इसके आंसर क्या होंगे। तो केस बेस्ड को लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले अपन ने उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने जो टेस्ट में आंसर दिया था, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई थी, उसमें कम्युनिकेशन की बात की गई थी, इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, ट्रेड की बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। तो जब अपन कॉन्सेप्ट लिखते हैं ना, तो अपन कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लेन कर दो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, बैंकिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, ऐसे एक्सप्लेन करना होता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, उसको पहले अपन ने इंट्रोडक्शन लिख दिया। फिर इंट्रोडक्शन लिख के अपन ने उस केस को एक्सप्लेन करा कि इन द गिवन केस, अब एक एक लाइन में उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर देना चालू कर दिया। मतलब शुरुआत में कोई भी आंसर लिखते टाइम सीधे केस को नहीं लिखेगा कि इन दिस केस रवि इज डूइंग दिस दिस, ऐसे नहीं लिखते। सबसे पहले उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, फिर एक्सप्लेन करने के बाद 1 2 3 4 आंसर लिखते हैं। यह है केस बेस्ड। ऐसा बीएसटी में भी करते हैं, लॉ में भी ऐसे ही आंसर लिखते हैं, आगे जाकर के भी। मतलब मैं वैसे आंसर लिखना सिखा रहा हूँ आपको, जो आपको सीए में भी वैसे ही, जब आप सीए की एग्जाम दोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि अच्छा हम तो बिजनेस स्टडी में भी वैसे ही आंसर लिखते थे, तो हम यहाँ भी वैसे ही आंसर लिखेंगे। ये है केस बेस्ड, जिसको अपन बोलते हैं केस स्टडी, जिसमें आपसे उसने कोई डिसीजन मांगा है कि बताओ इस केस में क्या होगा, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उस पर्टिकुलर आंसर को लिखना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड आता है, जिसमें कोई केस बेस्ड नहीं पूछा, उसने आपसे डायरेक्ट थ्योरी पूछा है। तो यहाँ भी 2 3 तरीके के आंसर बनते हैं। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन, के बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस दे दो, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी इंडस्ट्री में डिफरेंस बता दो। तो डिफरेंस कैसे बताते हैं, डिफरेंस में आप इधर लिखोगे बेसिस, इधर बेसिस लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फिर आपका लाइबिलिटी, फिर लाइबिलिटी के अलावा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये जो बेसिस है ना, बेसिस को अपन लिखते हैं, उसके बाद दोनों में अपन डिफरेंस लिखते हैं। तो डिफरेंस में कई बच्चे क्या कर रहे थे, वन वर्ड के आंसर लिख रहे थे कि एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, अलाउड नॉट अलाउड। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि in case of private company there are minimum 2 members, but in case of public company there are minimum 7 member। तो ऐसे प्राइवेट पब्लिक डैश करके 2 और 7 नहीं बनाना, थोड़ा सेंटेंस बनाना, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये हो गया आपका डिफरेंशिएट बिटवीन। डिफरेंशिएट बिटवीन के बाद अगला आता है, या आपसे कुछ एक्सप्लेन करने का बोल दिया कि मान लो सेकेंडरी इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करो, टर्शरी को, प्राइमरी को, अगर एक्सप्लेन करने का आ गया ना, तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। लेकिन ऐसे बेवकूफों की तरह ऐसे नहीं है कि कोई लाइन ही नहीं छोड़ी बीच में, पूरा का पूरा पैराग्राफ एक जैसा लिख दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, ऐसे दूर दूर लिखना है, ज्यादा कॉपी के पेज नहीं बचाने, क्योंकि यहाँ भी आपको पेज मिलते ही हैं, और वहां भी आप एग्जाम फीस भरोगे तो आप जितनी चाहे उतनी कॉपियां ले सकते हो। तो आप कंजूसी क्यों करते हो, आप 3 4 लाइन लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर 3 4 लाइन लिखो, थोड़ा दूर दूर लिखो। ऐसा खुला खुला दिखाना पड़ेगा ना उसको कि यार लिखा हुआ है, और उसके बाद अंडरलाइन कर दो। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर दो। जो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखाओगे ही नहीं तो बिकेगा कैसे, आपको वो चीज दिखानी पड़ेगी। जैसे दुकान पे गए तो दुकान पे जितनी चीजें टंगी रहती हैं वो दिखती है, उसी को तो लोग खरीदते हैं ना। आपने डब्बे में पैक करके अंदर रखी हुई है,
तो कोई क्यों खरीदेगा उसको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नॉलेज है ना उसको शोकेस करना पड़ेगा। तो आप लिख करके उसको अंडरलाइन करके आओ। ये आपका डायरेक्ट थ्योरी हो गया। और उसके बाद आखिरी में क्या है, अगर आपसे कुछ टाइप्स पूछा है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा मेरिट्स पूछ ली, या आपसे लिमिटेशंस पूछ ली, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे सबसे पहले। कि जैसे उसने सोल प्रोप्राइटर बोला ना, तो सोल प्रोप्राइटर में डायरेक्टली शुरू नहीं हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2। आपको शुरू में इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये मोस्ट सुइटेबल होता है किसके लिए होता है, स्मॉल बिजनेस के लिए होता है, इनिशियल ईयर ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है, सुइटेबल होता है। आजा बेटा। वाह, नेता कहीं कहीं का उद्घाटन वगैरह करवा के आ रहा है क्या तू। मेरे को लगा नेता बना हुआ था कहीं पे, युवा नेता बोलते हैं ना आजकल, बैनर वैनर लगते हैं। हीत हीत भैया को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मित्र मंडल, फिर उधर एक आध नेता का फोटो आता है। मारा था, हाँ वो तो मैंने देखा था। अरे इतने सारे बच्चे आ गए, प्रैंक हो गया मेरे साथ, मैं तो आराम से टेस्ट ले सकता था यार। उस टाइम पे कोई बच्चे ही नहीं आए थे, मेरे को लगा सब गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। गलत हो गया ये तो। अब मेरे को 2 घंटे क्लास लेनी पड़ जाएगी, भाग यहाँ से। ऐसा, नहीं नहीं, 1 बजे तक ही, 2 बजे तक। सुनो मेरी बात। तो क्या आप लोगों को समझ में आया कि बहुत अच्छा ज्ञान था, तुम सुन नहीं रहे हो, बहुत अच्छा ज्ञान दिया मैंने आंसर लिखने का। ये आंसर लिखने का ज्ञान है ना, ये आगे तक काम आता है। इसमें मैंने क्या बताया कि ये जो पॉइंटर्स है ना, उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखने का। जैसे आप किसी को कुछ बात बताने जाते हो तो डायरेक्टली शुरू थोड़ी हो जाते हो, ऐसे इधर उधर की पहले घुमा फिरा के बातें करते हो ना, इसके बाद पॉइंट पे आते हो। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, फिर पॉइंट पे आना पड़ेगा। अब ये जो हेडिंग्स है इसको आपको एज इट इज लिखना है दोस्तों। फॉर्मेशन एंड क्लोजर याद करना पड़ेगा, लाइबिलिटी ये एज इट इज लिखना है। बाकी का भले ही आप मन से लिख सकते हो। कि आपको समझ में आया आंसर कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पूरा अभी जितना भी चैप्टर है उसको फटाफट फटाफट याद करवाऊंगा, आपको ही बोलना है मुझे भी बोलना है, ठीक है। जैसे अपन गणेश जी के इसमें एकदम एंथुसियाज्म के साथ नारे लगाते हैं, वैसे ही अपने को एंथुसियाज्म, नया वर्ड है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब जोश के साथ लगाते हैं नारे। तो वैसे ही अपने को अभी यहाँ पे पढ़ना भी है। सोल प्रोप्राइटर क्या होता था, सोल प्रोप्राइटर में कीवर्ड्स मैंने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले मोस्ट सुइटेबल है। मोस्ट सुइटेबल किसके लिए है, मोस्ट सुटेबल है स्मॉल बिजनेस के लिए। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन के लिए। इतना याद करवा रहा हूँ, टेस्ट में मदद मिलेगी तुमको, फुल में से फुल आने चाहिए नालायको। फिर सेलेंट के हैं, सेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन बेटा, फॉर्मेशन एंड क्लोजर में हमने क्या बोला था, कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है तो सेपरेट लॉ ही लिख करके आना पड़ेगा। फॉर्मेशन एंड क्लोजर मतलब जब चाहे जब हाँ बोल दो, जब चाहे जब ना, मतलब जब चाहे जब दुकान चालू कर लो, जब चाहे जब बंद कर लो। मतलब फॉर्मेशन एंड क्लोजर में हम क्या बोल रहे थे, सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई भी सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है। जैसे कंपनीज के लिए क्या बनाया गया है, कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप के लिए क्या बनाया गया है बेटा चेतन, पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट लगता है, 1992, 32 पूरा बोलना, क्या नाम एक्ट का नाम क्या है। अरे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है ना। तो वैसे ही क्या सोल प्रोप्राइटर के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट 2025 ऐसा कुछ लगवाएंगे क्या, नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है। इसका क्लोजर भी बहुत इजी है, ओपनिंग भी बहुत इजी है। जब जब चाहे जब आप बिजनेस को क्लोज कर सकते हो, और इजीली आप ओपन भी कर सकते हो। वाह यार, मिठाई आई है, मिठाई तो खाना पड़ेगा। हाँ, मैम बड़ा ध्यान रखती हैं आपका। आराम वाले बच्चे बेचारे। आरती भी हुई थी, तुम लोग आए नहीं आरती में यार। यार 10 बजे हो गया ये सब कार्यक्रम। है, थैंक यू यार, बस क्या बताऊं मैं। टीका लगा लूं, पंडित लगूंगा मैं पूरा। सर मैं गांव में हूँ, 2 बजे तक आऊंगा। मता बेटा, लड्डू तो बढ़ गए अब। 2 बजे तक आएगा, गांव में हूँ।
केशव गांव में है, अभी 2 मिनट पहले तो यहाँ बैठा हुआ था, गांव में कैसे पहुंच गया? टाइमिंग किसी को भी नहीं पता थी, हमने बोल दिया ट्रेडिशनल अटायर में आना। अभी डांस कर लेना तुम लोग। हाँ जी, लड्डू खा के एनर्जी आ गई। अभी खा लेंगे, रुक जाओ। अरे क्या दाल बाटी थोड़ी खिला दी जो नींद आ जाएगी। सोफा अच्छा है, उस पे तू सो ही नहीं पाएगा, छोटा सा सोफा है वो। थैंक यू मैम, मुझे भी लड्डू नहीं मिला था, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं। मोतीचूर के लड्डू बड़े अच्छे लगते हैं, इसकी भी एंट्री करवानी पड़ती है। बेटा लड्डू खत्म हो गए, अब मत आना। वो चैट पे लिख रहा है कि लड्डू के आना पड़ेगा, वहाँ खत्म हो। 12वीं वाले। सर आप कैसे टीज नहीं कर सकते हमें? पूजा बोल रही है आप हमें ऐसे टीज नहीं कर सकते। हमें टीज मत करो, आप लड्डू खा रहे हो। बेटा तेरे को आना था, तू नहीं आई ना, लड्डू का नुकसान हो गया। अरे इधर यार रिवीजन कर लो यार, इतना बढ़िया रिवीजन चल रहा है। ऐसे दाढ़ी वाली चुन्नी वाली अच्छी लगेगी तेरे को तो? अच्छा वैसी चुन्नी, मुझे लगा ऐसी चुन्नी। कोई बात। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो यार, लास्ट के 10 मिनट अपन। क्या लफाजी कर। अरे तुम्हारा तुम्हारा टेस्ट है, अच्छे नंबर आ जाएंगे और कुछ नहीं। कल 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 टेस्ट होगा, कल मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़े लेकिन टेस्ट लेके रहूंगा मैं। अरे पागल वागल है क्या, कल टेस्ट होगा। है? चांद नहीं देखते ऐसा क्यों, आज क्या है? तेरा चांद कहीं गया होगा है क्या? अरे हाँ, माइनर एज अ पार्टनर, लेकिन माइनर एज अ पार्टनर अभी, अच्छा तुमको तो बता ही सकता हूँ ना। सुनो मेरी बात। तुम आरएम 1 आरएम 2 वालों को अलग से बताऊंगा, इन लोगों का डाउट है, इनका सॉल्व करने दो। सुनो मेरी बात, तुमको भी समझ में आ जाएगा, मैं रिवीजन भी डिटेल में ही करवाता हूँ। देखो बेटा, माइनर एज अ पार्टनर का मतलब है कि हमारी पार्टनरशिप में एक छोटू आया, तो छोटू ने बोला अंतल अंतल मेल तो भी पार्टनरशिप में ले लो। तो हमने बोला देख भाई तू 12-13 साल का बच्चा है, माइनर है 18 साल के नीचे का है। हीत आया, हीत 18 साल के नीचे का है, मान लो हीत अभी 13-14 साल का ही है। तो हीत ने क्या बोला, हीर पैर पटक पटक के हीत रोने लग गया, हाँ मेरे को भी पार्टनरशिप में आना है। तो हमने बोला कि देख भाई तू पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि तू पार्टनर ही नहीं बन सकता ना। क्योंकि हमने क्या बोला था, 18 साल के नीचे वाले व्यक्ति किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। नालायक को सुन लो इधर, 18 साल के नीचे वाले व्यक्ति पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। तो फिर ऐसे केस में क्या हुआ, पार्टनर वो माइनर तो मान ही नहीं रहा था, माइनर तो हमारी दुकान से जाने को तैयार नहीं। बोले नहीं, मैं जिद्दी हो गया कि मेरे को तो पार्टनरशिप में लेकर के ही रहो। तो हम गवर्नमेंट के पास गए और गवर्नमेंट में जाकर के बोला कि यार देखो ये माइनर जिद कर रहा है, हम इसको पार्टनरशिप में ले नहीं सकते। तो फिर हमने बोला कि हित जिद कर रहा है तो हित की इतनी बात मान लो कि आप उसको सिर्फ बेनिफिट बेनिफिट में पार्टनर रखो। सिर्फ बेनिफिट बेनिफिट में, मतलब कि आप उससे लॉस नहीं ले सकते। बेटा सुन तो लो, जरूरी नहीं, तुमको आ जाएगा समझ में, उनको डिटेल में ही बता रहा हूँ। तुम उनसे लॉस नहीं ले सकते, तुम उसको किसी भी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को लाइबल नहीं ठहरा सकते। मतलब तुम उसको परेशान नहीं कर सकते कि नुकसान है तो तू नुकसान भर। लेकिन जब प्रॉफिट देने की बात आएगी, जब माइनर से आप सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट बांट सकते हो, इसको आप बोलते हो माइनर इन, मतलब माइनर को आप सिर्फ बेनिफिट्स में क्या ले सकते हो, पार्टनरशिप में ले सकते हो। तो सबसे पहले उसने शुरुआत में क्या लिखा अपने नोट्स में, देखिएगा अपनी आंखों को कष्ट दीजिएगा। पहला उसने क्या बोला, माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो नॉई चॉल्बे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। तो ये पार्टनर
नहीं बन सकता है। हाउएवर अगर माइनर ज्यादा होशियारी दिखाए तो माइनर को मैं कैसे पार्टनरशिप में ला सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स में, माइनर एज अ बेनिफिट। वाह क्या बात लिखी है। माइनर एज अ बेनिफिट में क्या ले सकता हूं? माइनर को सिर्फ बेनिफिट में हम एंटर करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे लॉस बियर नहीं करवा सकते, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगी। मतलब माइनर को सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दे देना। इन केस ऑफ हिज लाइबिलिटी विद द लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब एक बात समझना है, क्या सुनना, मैंने क्या बोला अभी तक? मैंने ये बताया कि माइनर को, अरे वो स्क्रीन चालू नहीं हो, एक्चुअल में लैपटॉप चल नहीं रहा है अभी, तो अभी ऐसे ही इससे नोट से आप पैसे नहीं है अभी मेरे पास। अरे हाँ ठीक है ना। अरे 1.5 करोड़ क्या, 2.5 करोड़, चिंता मत कर। नया खरीद लो लैपटॉप, हाँ बेटा। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे सुन लो मेरी बात। अरे इधर देखो, माइनर जो है, माइनर अभी तक मैंने क्या बताया, माइनर से बेनिफिट में एंटर हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ, छोटू आया लेकिन छोटू अमीर छोटू था, जैसे हीत जो है वो अमीर है, तो ये क्या है, 1 लाख रुपए लेकर के आया, इसने क्या बोला कि 1 लाख रुपए मैं कंट्रीब्यूशन कर देता हूं। तो मैंने क्या बोला, हमेशा लॉ ये बोलता है कि आप माइनर को परेशान मत करो, उससे एक्स्ट्रा पैसे मत मंगाओ, लेकिन माइनर जो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुका है ना, वो पर्टिकुलर मनी लाइबल हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि माइनर हमारी पार्टनरशिप में आया और माइनर ने 1 लाख रुपए लगाए। अब कल को अगर हमारी पार्टनरशिप पे लॉस हो गया ना, तो माइनर 1 लाख रुपए अपने वापस नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि तूने तो कंट्रीब्यूट करा ना। एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। छोटू आया, छोटू को हमने बोला ठीक है बेटा, तू देख, हम ना प्रॉफिट होगा ना, तेरे को प्रॉफिट बांट देंगे, लेकिन तुझसे लॉस वगैरह नहीं लेंगे। तो छोटू ने हाँ बोल दिया, ठीक है हम तेरे से लॉस वगैरह नहीं लेंगे, तेरे को प्रॉफिट प्रॉफिट बांट देंगे। लेकिन छोटू ना इतना शातिर है कि ना हम सब जो है एकदम दुखी दुखी बैठे हैं, इस साल पार्टनरशिप में लॉस हो गया, हम सबको रोना आ रहा है कि अरे यार हम सबकी जेब से पैसे चले गए, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस हो गया इतना सारा। तो फिर छोटू आगे क्या बोल रहा है पता है, मेरे प्रॉफिट का हिस्सा तो दो। तो हमने बोला यहीं खाएगा घर लेके जाएगा? हमने बोला एक तो हम तेरे से लॉस बंटवा नहीं रहे, हमारी पार्टनरशिप में वैसे ही लॉस लॉस है, और तू हमसे और उल्टा प्रॉफिट मांगना चाह रहा है। तो भैया जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तो ही तो देंगे, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा ही नहीं तो काहे का प्रॉफिट? ये चीज आई समझ में? क्या बोला मैंने? माइनर को हमने क्या बोला, देखो हम एक्स्ट्रा परेशान नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा परेशान कैसे नहीं करेंगे, सब लोग सुनो, आरएम 2 वाले भी सुनो, डिटेल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। अब तुमने कहानी बंद कर ली, हमको सुनना ही नहीं, सुनो तो सही, डिटेलली बता रहा हूं मैं, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे उसको मैसेज आ रहे हैं, हमारे पंडाल में भी आरती कर रहे हैं, आओ। सुनो मेरी बात, अरे इधर देखो, मैं क्या बता रहा था। अरे इधर सुन लो यार, माइनर कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूं मैं। सुनो, इतना समझ में आया कि माइनर को हम परेशान नहीं कर सकते, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट में लेके आ सकते हैं। तो अब मैं सेकंड चीज ये बता रहा हूं कि माइनर को तुम प्रॉफिट प्रॉफिट दोगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माइनर लॉस के बाद, हमको लॉस हो गया लेकिन माइनर को फिर भी प्रॉफिट चाहिए। अरे मेरे भैया, जब हमारे घर पे दाल बाटी बनी होगी तो तेरे को दाल बाटी लड्डू देंगे ना। हम खुद अगर दाल रोटी खा रहे, तेरे को कहां से बाटी दे दूं मैं? कहने का मतलब, जो मेरे घर में बना ही नहीं है वो तुझे बाजार से ला के थोड़ी दूंगा। ये मतलब है कि हमारे पास अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो दूंगा कहां से? तो ये बोल रहे हैं। तो अब क्या है ना, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस साल क्या हुआ कि माइनर को 1 लाख का प्रॉफिट मिला, लेकिन हमने उसको बांटा नहीं। हमने सोचा कि यार पार्टनरशिप में प्रॉफिट नहीं बांटते, अपन यही पर्टिकुलर प्रॉफिट को ना बिजनेस में लगा देते हैं। तो माइनर के 1 लाख रुपए हमने उसको बांटे नहीं। अगले साल क्या हुआ, भारी लॉस हो गया, तो क्या हुआ, 2 लाख का लॉस हो गया। तो हम माइनर से लेके तो नहीं आ सकते, लेकिन माइनर का जो प्रॉफिट का हिस्सा हमने बिजनेस में लगाया था ना, अब हम उसको वापस नहीं देंगे। मतलब माइनर को अगर बिजनेस का लॉस कहीं हो गया या माइनर का कंट्रीब्यूशन अगर डूब गया, तो माइनर वो वापस हमसे नहीं ले सकता। मतलब कहने का मतलब क्या है कि माइनर को हम एक्स्ट्रा परेशान नहीं करेंगे कि हाँ भाई हमको और ज्यादा पैसा दे, या तेरी लैंड बेच करके, तेरी बिल्डिंग बेच करके हमको पैसा दे, ये नहीं बोल सकते। लेकिन भाई उसका कंट्रीब्यूशन या उसका प्रॉफिट का हिस्सा अगर डूब गया तो वो माइनर हमसे वापस नहीं ले सकता। ये चीज आई क्या समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं, उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है या फिर उसका जो कंट्रीब्यूशन का हिस्सा है, जैसे हित आया और 1 लाख रुपए दे करके चला गया बिजनेस में, तो अभी 1 लाख कल को लॉस हो गया तो हित वापस नहीं मांग सकता, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन था। तो अपना कंट्रीब्यूशन या अपना प्रॉफिट का हिस्सा अगर लॉस चुकाने में लग जाता है तो वो नहीं मांग सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उससे एक्स्ट्रा पैसा मंगवाएं।
उससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मंगवाएंगे, लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस का जो हिस्सा है या उसका कंट्रीब्यूशन जो है, अगर वो फर्म में अगर डूब गया तो हम वो उसको देने के लिए लायबल नहीं है। ये चीज समझ में आई क्या, क्या बोला मैंने? पूरी जनता को आया क्या बोला मैंने? तुम सुन ही नहीं रहे थे, बाकी लोगों को आया। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, माइनर को सिर्फ बेनिफिट बेनिफिट में हिस्सा बांटोगे, लेकिन अगर माइनर ने कुछ कंट्रीब्यूट करा है तो कंट्रीब्यूशन लाइबल हो जाएगा। अगर कल को लॉस वगैरह हो गया तो कंट्रीब्यूशन वो वापस हमसे नहीं ले सकता। माइनर चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, अकाउंट्स वगैरह चेक कर सकता है। और समझना मेरी बात को, यहां तक हो गया। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एक्टिव पार्ट। अबे हीत जो है वो रोज हमारी दुकान पे आके बैठ जाता है और रोज हमारी दुकान पे आके क्या बोलता है, अरे आपके ये बिल बुक दिखाओ मेरे को, ये माल आया इसको ऐसे क्यों रखा है। तो हम इसको बोलेंगे जा बेटा तू लॉलीपॉप खा तो जाके। ये क्या हरकत है भाई? हमने तेरे को हमने तेरे को सिर्फ बेनिफिट में रखा हुआ है, तो तू ऐसे एक्टिव पार्ट हमारे, ऐसे नहीं कि हमारे पार्टनर की डिस्कशन है तो बीच में कूद जाए, अरे मेरी भी तो राय लो ना। तो हम बोलेंगे तू चला जा क्योंकि तू माइनर है। मतलब हम माइनर को, और इधर देख लो, हम माइनर को एक्टिव पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे बिजनेस में। माइनर से प्रॉफिट प्रॉफिट ले सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसको अपन एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाएं। और एंड में सीधे CS डबल एटी की एग्जीक्यूटिव। हाँ हाँ पूरा। हाँ क्या? हटी नहीं, तूने क्या किया फिर? और ये तो गलत हो गया। देखना, फील्डिंग सेट हो जाएगी अब तेरी। पक्का यही बात थी ना, कुछ और बात तो नहीं थी? हाँ उसने बात पलट दी जैसे ही। अरे यार सुन लो यार, मैं ये माइनर का पढ़ा देता हूँ, सुनो मेरी बात। म, ये किसी न किसी से तो बात कर रहा है चैट पे अभी। अरे सुनो मेरी बात, क्या माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? वैसे नहीं बन सकता, लेकिन किसमें बन सकता है? बेनिफिट में। मतलब उसको सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट बांटोगे, लॉस नहीं बांटोगे। लेकिन अगर उसने कुछ कंट्रीब्यूशन करा हो तो वो जरूर लाइबल हो जाएगा। अदरवाइज उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होगी। उसको लॉस में कंट्रीब्यूट कराने आप नहीं बुलाओगे, ये मैंने माइनर में बताया। फिर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि माइनर जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिजनेस में, मतलब वो हमारे बिजनेस में आ करके फालतू इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर वो इंस्पेक्ट कर सकता है कि भाई मेरा प्रॉफिट तुमने ठीक से दिया या नहीं दिया। ये 4 पॉइंट समझ में आए क्या दोस्तों? क्या बता रहा हूँ, कब से एक ही चीज को 15 बार बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो? अरे ऐसे मुंह बना के देखते हैं अगला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। RM2 वाल अगर RM2 वालों को आ गया ना तो मतलब मजे आ जाएंगे। ध्यान, RM1 वालों को तो मालूम है। देखो, ये हीत था, ये आज 14 साल का है। कितने साल का है तू? 16 साल का है। चलिए 16 साल का है, तो ये कभी ना कभी तो 18 साल का होगा ना। तो तो ये 2027 में 18 साल का हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही है, अब क्या हुआ कि जैसे ही ये 18 साल का हुआ, अरे सुन लो यार, हमारी पार्टनरशिप में हीत आया। हीत जब था 16 साल का, अब आज फाइनली हीत हो गया है 18 साल का। हैप्पी बर्थडे बोलो हीत को। ये अरे रे, क्या बात है, रबाडा आ गया। भाई कहाँ का उद्घाटन करके आ रहा है यार, वो तो एकदम युवा ने। तेरा नाम केशव है क्या? अच्छा, तू बोल रहा था मैं गांव से आ रहा हूँ, तो लड्डू तो हो गए खत्म। सर वायर, बहुत सही लग रहा है यार, एकदम नेता लग रहा है प्रॉपर। अब ये वहां होता ना, सब इसी को देखते हैं, इसी को नचवाते हैं। हाँ तो मैं इधर सुन लो यार। अरे तो मुझे किसको दिखाना है?
अरे इधर मैं किसको दिखा रहा हूँ भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार इधर सुन लो यार। 2025 2025 में हीत कितने साल का था? 16 साल का था। तो 2027 में हीत हुआ 18 साल का। अब जैसे अभी 18 साल का हुआ ना, इसके बाद इसको 6 महीने दिए जाएंगे, मेरी बात ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल आज हीत कितने साल का हो गया है? 18 साल का। अरे इधर देख लो यार, बहुत पंचायत कर रहे हो तुम लोग। वो कर देंगे, तुम इधर देख लो। आज हित हुआ 18 साल का, आज है 27 तारीख। तो आज से ना 6 महीने गिने जाएंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर हित को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप में रहना है या नहीं रहना है। अगर हित चाहता है कि उस वो पार्टनरशिप में अगर कंटिन्यू करना चाहता है, तो हित एकदम नॉर्मल पार्टनर्स की तरह लाइबल होगा। मतलब हित जो है, हो गया बेटा। 5 मिनट का ही पढ़ाना है, 5 मिनट सुन लो। अरे अब बहुत हो गया है ना, अब गुस्सा मत दिलाओ मेरे को। भाई क्लास में तो मत करो, ऐसी बात है। 5 मिनट का बचा हुआ है। 5 मिनट का टॉपिक बजा, चुपचाप हो जाओ, बहुत हो गया है ना तुम्हारा। अब इधर देख लो। माइनर जो है, वो अगर आज 18 साल का हुआ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा उसके बाद, और आराम टू वालों को दोबारा पढ़ाऊंगा भी नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट। इधर देख लो। माइनर अगर आज 18 साल का हुआ, तो उसको 6 महीने दिए जाएंगे कि तू सोच विचार कर ले, तेरे को पार्टनरशिप में रहना है या पार्टनरशिप से जाना है। अगर वो ये डिसाइड करता है कि मुझे पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना है, तो अब उसकी ये होशियारी नहीं चलेगी, क्योंकि अब वो 18 साल का हो गया है। तो अब ये होशियारी नहीं चलेगी कि मुझे बेनिफिट बेनिफिट में ही पार्टनरशिप में रहने दो, मुझे लॉस बियर मत करवाना, या फिर मुझको जो है मेरी प्रॉपर्टी को लाइबल मत ठहरवाना। ये सब अब वो नहीं कर सकता। अब वो एकदम नॉर्मल पार्टनर की तरह लाइबल होगा। मतलब अगर लॉस होगा तो इसको भी बियर करना पड़ेगा। कल को अगर हमारी बिजनेस में ऐसा हुआ, करोड़ों का नुकसान हो गया, तो फिर हीत की भी पर्सनल प्रॉपर्टी जो भी है इसके पास, लाइट पंखा टीवी ये सब भी बिक जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? लाइबल हो जाएगी। अब मेरी बात समझना, वो कब से लाइबल होगा समझना। ये 2000, ये मतलब ये 2000, ये 16 साल की उम्र से क्या हुआ? पार्टनरशिप में आया। तो जब से ये पार्टनरशिप में आया था, जब से लेकर के अब तक के सारे ट्रांजैक्शन के लिए लायबल हो जाएगा। मतलब अगर 2 साल पहले अगर कोई डेट थी जिसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो अब हीत भी उसके लिए लायबल हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये सबसे मेन टॉपिक था जिसमें लोग अटकते हैं। 2025 में 16 साल का है, 2027 में 18 का होगा। तो ये 2025 से लेकर 27 तक के जितने भी ट्रांजैक्शन थे, फॉर एग्जांपल 2026 में कोई हमने लोन लिया था जिसका हमने पेमेंट नहीं करा, तो अब हीत भी लाइबल हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता वो तब माइनर था। मतलब क्रक्स क्या निकला? अगर उसने हाँ बोली, तो फिर उसके बाद जब से वो पार्टनरशिप में एंटर हुआ है ना एज ए माइनर, सबके लिए वो क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। सारे ट्रांजैक्शन के लिए वो पर्सनली क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। दूसरी बार बोल रहा हूं, आप पक्का समझ लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आप गलती करोगे। माइनर जैसे ही 18 साल का हुआ, उसको डिसीजन लेना है 6 महीने के अंदर अंदर। अगर वो बोलता है कंटिन्यू करना है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो 12 साल की उम्र से पार्टनरशिप में आया था, तो पिछले 6 साल में जितने भी ट्रांजेक्शन थे, सबके लिए पर्सनली लाइबल हो जाएगा। क्या दोनों बैच वालों को समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? अगर मैं 15 साल का था और जब कोई लोन लिया था, और जब मैं 18 साल का हो गया जब तक नहीं चुकाया, अब मैं भी उसके लिए लाइबल हूं। कल को अगर कंपनी ने उसका, पार्टनरशिप ने उसका डिफॉल्ट किया, तो मेरी पर्सनल एसेट भी, मेरे टापरे भी बिक जाएंगे, घर बार मेरा भी बिक जाएगा। ये चीज आई क्या समझ में? ये है पार्टनरशिप को चूज करना है उसको विद इन 6 मंथ्स ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। आज 18 साल का हुआ, आज उसने केक काटा, तो उसे 6 महीने गिनेंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे 6 महीने बीत गए, और 6 महीने बीतने के बाद भी अगर डिसीजन ने लिया, तो बताओ क्या होगा? सोच करके बताओ लॉजिकली क्या होना चाहिए? वो अल्टीमेट, अगर वो 6 महीने तक भी जवाब नहीं देता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? पार्टनर बन जाएगा। मतलब उसके बाद वो सारे ट्रांजेक्शन के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा?
6 महीने की ड्यूरेशन में उसको चूज करना है। जैसे उसने चूज किया वैसे ही वो क्या बन जाएगा, पार्टनर रहेगा। उस टाइम पे भी वो पार्टनरशिप में रहेगा, बेनिफिट्स में ही रहे नहीं। एक बार 18 साल का हुआ ना, उसके बाद वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी। अगर उसने, नहीं नहीं, बताता हूँ, वो वाला टॉपिक समझाता हूँ मैं। पहले इतना आया समझ में, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले इतना आया। अब अगर उसने बोला कि नहीं यार मुझे पार्टनरशिप के झंझट नहीं पालने, आज से पार्टनरशिप बंद, तो अगर आज से मैंने बोला ना मैं पार्टनरशिप से जा रहा हूं, तो बस खत्म कहानी। अब किसी भी चीज के लिए वो लाइबल नहीं है। इतना पूरी जनता को समझ में आया है क्या? नहीं, माइनर को हाँ पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक नोटिस कब देना पड़ेगा, जब वो 18 साल का हो गया। ठीक है, तो अब पूरा कॉन्सेप्ट एक बार बोल रहा हूं, जिसका अभी भी ध्यान नहीं था आखिरी बार सुन लेना, सारी चीजें इनलाइन बोलूंगा, समझ लेना। पहली चीज, माइनर जब, मतलब माइनर जब 18 साल का नहीं हुआ था, जब अगर पार्टनरशिप में आया तो वो बेनिफिट्स में ही रहेगा। जैसे ही वो 18 साल का हुआ, बेटा चेतन इधर ध्यान लगा ले, एक बात बता, अगर 6 महीने तक नहीं उसने पार्टनरशिप में कुछ नहीं बोला तो क्या हो जाएगा? अगर 6 महीने तक उसने कोई जवाब नहीं दिया तो क्या होगा फिर? क्या लाइबल हो जाएगा? तो कैसे, कब कब से कब तक के लिए लाइबल हो जाएगा, कितने ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल हो जाएगा? कैसे, अच्छे समझाना। तो इधर देख ले, फिर नहीं आ रहा समझ में तो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जैसे ही वो 18 साल का हुआ वैसे ही वो सारे ट्रांजैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा, अगर उसने पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना चूज किया। अब ये कैसे बोलेगा, उसको क्या देना पड़ेगा, एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। हम शुरुआत से पब्लिक नोटिस की बात कर रहे हैं। एक एक्टिव पार्टनर छोड़ करके जाता है तो पब्लिक नोटिस दे करके जाता है, एक नॉमिनल पार्टनर छोड़ करके जाता है तो देके जाता है। अच्छा बताओ, एक स्लीपिंग पार्टनर अगर जाएगा तो नोटिस देना पड़ेगा क्या? क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है। क्या सीक्रेट पार्टनर जाएगा तो नोटिस देना पड़ेगा क्या? क्या पार्टनर में होल्डिंग आउट को कोई नोटिस देना है क्या? नहीं, जिसको जनता जानती है वही तो नोटिस देगा। तो माइनर को क्या देना पड़ेगा, एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि आज से मैं इस पार्टनरशिप में नहीं हूं। तो अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। ये अपने माइनर का पॉइंट था। क्या है आज के लिए इतना, है भी 15 मिनट और बचे हुए हैं। 10 मिनट पहले छोड़ नहीं दूंगा। अच्छा, किसी टेस्ट कल ही है, आज बच्चे ही नहीं आए थे, RM2 वाले बच्चे नहीं आए थे तो कल आज कैंसिल कर दिया। कल लेंगे भैया टेस्ट, कल आ जाएगा टेस्ट। हाँ जी, किसी का कुछ अभी तक डाउट है क्या, कंपनीज तक कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लो, पढ़ लिया करो कुछ है क्या? जॉइंट हिंदू फैमिली, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं पढ़ने वाला बच्चा। अरे इधर देख लो, सुनो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सुनो। कल टेस्ट है बेटा, कल टेस्ट सुनो। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होती है, जो फैमिली बिजनेस करते हैं, कौन सी फैमिली, मुस्लिम फैमिली कर पाएगी क्या, सिख फैमिली कर पाएगी क्या, हिंदू फैमिली करेगी। और कहा क्या, अगर मुझे HUF जो है वो मलेशिया में जाके खोलना है तो क्या खोल सकता हूं क्या? नहीं भाई, इंडिया में, इंडिया में। और कौन सा लॉ गवर्न होता है, हिंदू हिंदू लॉ, जिसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1912। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में यही लिखा है भाई, कि ये बहुत ज्यादा सबसे 1956 है क्या? अरे 1912 वो है रे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गलत बता रहा है। अरे तो यार सन क्यों याद रखूंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कौन सा है, 1912। ये क्या है, 1956। बहुत बढ़िया। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या क्या कीवर्ड याद रखने वो बता रहा हूं। सबसे पहले, ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो कल अब जब आंसर लिखोगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप बोलोगे कि पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप से इसीलिए अलग है क्योंकि यहां पर क्या होता है, आप फैमिली बिजनेस चलाते हो। मतलब आप अपने, ये सारी आपको कीवर्ड लिखने पड़ेंगे कि आप अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को क्या करते हो, इनहेरिट करते हो। इनहेरिटेंस वर्ड लिख करके आना है। एंसेस्ट है दादा परदादा। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, विरासत में मिलना। अगर आप नालायक हो तो आपको विरासत में कुछ नहीं देंगे, लेकिन अगर आप थोड़े लगे कि यार ये संभाल लेगा आगे, तो आपको विरासत में कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो जो विरासत में अपने को दादा दादा पापा इनसे जो मिलती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ये लिख करके आएंगे। फिर
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कैरेक्टरिस्टिक्स में सिंपल है भाई, फॉर्मेशन में कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस कौन से एक्ट से गवर्न होगी, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये लिख करके आना है। लाइबिलिटी में बताओ बेटा, कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है, हाँ को पार्टनर्स की कैसी होती है, लिमिटेड, बस बहुत बढ़िया। उसके बाद कंट्रोल चलेगी किसकी, चलेगी किसकी, कर्ता की। अगर दादाजी ने बोला करने का तो करने का, फिर दोबारा आप किसी की नहीं सुनोगे। तो कर्ता की, जो कर्ता है वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर होता है। कंटिन्यूटी में मैंने क्या बोला, अगर कर्ता बेचारा चल बसा तो फिर क्या करते हैं हम, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर क्या होता है, कर्ता की पोजीशन ले सकता है। और अगर दादाजी के जाने के बाद उन लोगों ने सोचा कि अब तो बंटवारा ही कर दिया जाए, तो तुम एचयूएफ के बिजनेस को क्या करोगे, टर्मिनेट कर दोगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मेरे को मालूम है तुमको आता है, कीवर्ड सिखा रहा हूं मैं। टर्मिनेट कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे तो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा म्यूचुअल कंसेंट से। तो बेटा म्यूचुअल कंसेंट, टर्मिनेशन, ये सब लिख करके आना पड़ेगा ना, समझा तो दिया है। अब ये टर्मिनेशन म्यूचुअल कंसेंट थोड़ा लिखना पड़ेगा ना, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर लिख करके आना पड़ेगा, ठीक है ये। उसके बाद मैंने क्या बोला कि माइनर मेंबर बन सकता है, तो मैंने बोला लल्ला जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही क्या बन जाएगा, एचयूएफ का मेंबर बन जाएगा, माइनर बाय बर्थ, जन्म लेते से ही। मम्मी तो बाद में बोलेगा, रोएगा तो बाद में, पहले क्या बन जाएगा वो, एचयूएफ का मेंबर। बहुत बढ़िया। अब इसके फीचर्स में सबसे पहले फॉर्मेशन लाइबिलिटी, ऐसे ये तो हो गया ना, हाँ मेजरली, हाँ रिस्क, हाँ रिस्क बियरिंग में यही है भाई कि यहाँ पर क्या होता है, सारे लोग जो है वो मैनेजमेंट के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन रिस्क में लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी होती है, को पार्टनर्स की, अनलिमिटेड किसकी होती है, कर्ता की। और हाँ कंटिन्यूटी में एक बात सुन लो, कंटिन्यूटी में यही बोला गया है कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कंटिन्यू करेगा, उसी चीज को अपन दोबारा बोल रहे हैं। और हाँ अब मेरिट्स बताता हूं, देखो मेरिट्स में सबसे पहले इफेक्टिव कंट्रोल। तो एक बात बताओ, चलेगी किसकी, कर्ता की चलेगी। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही बीएसटी में ध्यान रखना है, बाकी सब कचरा है उसमें। मैंने क्या बोला, इफेक्टिव कंट्रोल किसका है, तो हम बोलेंगे कर्ता की अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर होगी। तो कृपया करके अल्टीमेट एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर लिख देना, मेरे को भी खुशी मिलेगी। अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर, एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर होता है कर्ता का। दूसरा, ये एक ही चीज को 10 बार बोलते हैं कि भाई कि बिजनेस एक्जिस्टेंस कंटिन्यू होता है, क्यों, क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटर तो बेचारा जैसे ही गया वैसे ही दुकान बंद हो जाती है, लेकिन दादाजी गए तो ताऊ जी, ताऊ जी के बाद बड़े ताऊ जी, बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो वो कंटिन्यू कर लेते हैं उस। हाँ जी चुप हो जा, हाँ क्या, मेरिट्स में लिखा है क्या, देख मेरिट्स में ऐसे लिखा है, द डेथ ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कंटिन्यू करेगा, हेंस ऑपरेशंस आर नॉट टर्मिनेटेड एंड कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इज नॉट थ्रेटन। सुनना, थ्रेटन्ड का मतलब होता है डर जाना, थ्रेटन मतलब किसी को अपन ने बोलते हैं ना थ्रेट दे दिया, थ्रेट का मतलब डर जाना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमको ये बिजनेस के बंद होने का डर नहीं होता। ये लिखने का तरीका ऐसा है कि बिजनेस की कंटिन्यूटी कहीं टर्मिनेट ना हो जाए। टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म कर देना, खत्म टाटा बाय बाय। तो टर्मिनेशन मतलब खत्म कर देना। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर कर्ता चला गया तो ऐसे केस में अगर कर्ता की डेथ हो जाती है ना, तो इससे बिजनेस कंटिन्यूटी को कोई खतरा नहीं होता है, खतरा नहीं होता है। खतरा क्यों नहीं होता है, क्योंकि कर्ता गया तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर संभाल लेगा, वो गया तो उसका नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर संभाल लेगा, तो बिजनेस चलता रहता है, बिजनेस की कंटिन्यूटी थ्रेटन नहीं होती है। अब आया समझ में, थ्रेटन मतलब खतरा, डर नहीं होता है कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, अगला मेंबर संभाल लेगा। ठीक है, और कोई डाउट है, पक्का, हाँ जी, अगर कर्ता मर जाता है वो कर्ता बन जाएगा, अगला जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है ना उसको कर्ता बना लेंगे, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, फिर बाकी को पार्टनर्स की लिमिटेड हो जाएगी। जो भी कर्ता बनेगा उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब सब साथ चले गए तो फिर क्या होगा बेटा, फिर बंद हो जाएगी एचयूएफ। कितना मनहूस है तू, कैसी कैसी बातें कर रहा है। हाँ जी, हाँ 3 सक्सेसिव जनरेशन तक ही चलेगा, उसके बाद आप वो एचयूएफ बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं सुनो मेरी बात, इसका एक, अरे इधर देख लो वानर से ना, इधर देख लो, काम की बात चल रही है। मैंने क्या बोला, 3 सक्सेसिव जनरेशन, दादाजी के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद परपोता नहीं आता है। सुनना मेरी बात को, अब कल को आप बिजनेस चलाना चाह रहे हो, कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो फिर, अरे बेटा इधर देख ले, तो फिर क्या होगा, ये जो एचयूएफ है ना 3 सक्सेसिव जनरेशन तक ये खत्म हो जाएगी।
अगर आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है तो अब नए सिरे से कंटिन्यू करो। नई पीढ़ी नया बिजनेस कंटिन्यू करेगी। मतलब ये 3 जनरेशन हो गई कि हमारे दादाजी का बिजनेस चला रहे हैं, उसके बाद ये एचयूएफ जो है वो इसी जनरेशन तक मानी जाएगी। फिर भी आपको इस बिजनेस को चलाना है तो फिर ये एचयूएफ गया, अब नया एचयूएफ बनाओ। नया एचयूएफ मतलब कि अब हम पहली जनरेशन है, अब हमसे नई जनरेशन चालू होगी। ऐसा होता है। मतलब बिजनेस बिजनेस बंद मत करना, बस उसका नाम चेंज कर देना कि अब ये हमारे दादाजी की दुकान थी, अब ये बिजनेस खत्म हुआ, अब हम नए सिरे से बिजनेस चलाना चाह रहे हैं। मतलब वो 3 जनरेशन तक ही चलेगा, उसके बाद नया कर्ता बनेगा, सब नया होगा उसके बाद, मैं ये बोल रहा हूँ। फिर हम नए कर्ता बन जाएंगे, फिर हमारे बच्चे, उनके बच्चे, फिर वो अलग चलाते रहेंगे। आई क्या बात समझ में? है ना? तो बेटा एक बात सुन लो, ज्ञान की बात है, 2 मिनट। ज्ञान की बात यह है, पढ़ा नहीं रहा हूं, ज्ञान की बात कर रहा हूं। वो ज्ञान की बात यह है कि ना, आप लोगों के पास टाइम सच में कम है। आप लोगों को लग रहा है कि अब 11वीं में हो, सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो बेटा। मतलब फाउंडेशन जो है ना, वो क्या है मैं बताता हूँ। अभी तो आप अच्छा है, मस्ती वस्ती कर रहे हो, ठीक है। जैसे एक अटेम्प्ट लगता है ना फाउंडेशन में, ये हंसता हुआ चेहरा ना रोने में तब्दील हो जाता है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप फाउंडेशन इंटर फाइनल में एक भी जगह फेल हो, क्योंकि फेल होते हुए मैंने देखा है। फेल क्यों होता है इंसान, सुनना, फेल इसलिए होता है, वो ऐसे मजे में आ जाता है, ये इन लोगों के जैसे। सही बता रहा हूँ मैं, मजे में मत आ जाना। मतलब कि सीए की जो एग्जाम है, सुन लो मेरी बात को, सीए की एग्जाम में जब आप फाउंडेशन में बैठोगे ना, आपको सब आसान लगेगा, लेकिन वो कोर्स बहुत ज्यादा है। मतलब कि उसमें प्रॉपर रिवीजन करना पड़ता है, 12-12 घंटे की सेल्फ स्टडी लगती है। तो मजे में मत आ जाना, सीरियस होकर के खुद को बेवकूफ समझ के पढ़ते रहना, खुद को समझदार मत समझना। इस कोर्स में जो जो खुद को ज्यादा समझदार समझ लेता है ना, उसके भयंकर अटेम्प्ट लगते जाते हैं। और जो खुद को बेवकूफ समझ करके 12-12 घंटे चुपचाप पढ़ लेता है ना, वो पास हो जाता है। अब जिसको समझ में आई वो ठीक है, 11वीं से मेहनत करना शुरू कर दो। 11 से आपने ये बोला है ना कि सीए करना है, तो अभी से फाउंडेशन के सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ना कि 2 महीने बाद एग्जाम है। ये मत बोलना वो 2 साल कब आके निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, फाउंडेशन की एग्जाम आ जाएगी। हाँ बोल। देख, कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी के जो डिसएडवांटेज है, उसमें पहला डिसएडवांटेज ये है कि बेचारा कर्ता फंस जाता है। हम ऐसा लिखेंगे, देख लिमिटेशन में पहला क्या है कि देख, कर्ता बेचारा बर्डनड है। बर्डन मतलब कि एक तो उसके ऊपर बोझ है, हाँ, उसको डिसीजन भी लेना है, वो सारा घर की जिम्मेदारी भी उठा रहा है बिजनेस की, और एंड में जब नुकसान हुआ तो सारे लोग, पापा जी आपकी गलती है, हमारी क्या गलती, बहुएं बोल करके भाग जाएंगी। और एंड में बेचारे दादाजी की, ऐसा ही होता है ना जनरली, बहुएं लड़ने लग जाती हैं, जेठानी ननद आपस में लड़ने लग जाती हैं कि आपके पति को देखो, आपके पति ने नुकसान करवाया। तो ऐसे झगड़े वगैरह होते हैं, बेचारा कर्ता फंस जाता है। मैं बताता हूँ ना, यही लिखना है कि कर्ता बेचारा बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और उसको मैनेजमेंट भी संभालना है, ऐसे लिखना है, सुन, उसको मैनेजमेंट भी संभालना है, उसको डिसीजन लेने का भी बर्डन है, और साथ ही साथ उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है। तो ऐसे केस में ये इसका डिसएडवांटेज है। बहुत सारे लगे थे हैं? एक सेकंड, क्या बोल रहा है तू? डोमिनेंस ऑफ कर्ता में ऐसा है कि बेचारा कर्ता डोमिनेट करता है, मतलब उसके पर्टिकुलर डिसीजन को वो थोपता है अल्टीमेटली। कि जैसे कोई नया कोई सजेशन दे रहा हो, तो कर्ता उसके डिसीजन को मानता ही नहीं है, खुद अपना डिसीजन देने लग जाता है, तो डोमिनेट करता है। डोमिनेंस का मतलब क्या है कि किसी की बात नहीं सुनूंगा मैं जो बोल रहा हूँ वो फाइनल है। तो इसको आप बोलते हो डोमिनेंस। तो डोमिनेंस में अपने को इतना ही रखना है कि क्योंकि उसके डिसीजन कई बार लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाते हैं। जैसे होता है ना, दादाजी कोई डिसीजन ले लेते हैं, अपने को पसंद नहीं आता, ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार ये, लेकिन अपन उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते। मतलब दादाजी क्या कर रहे हैं, फैमिली में डोमिनेट कर रहे हैं। आया? और कुछ पढ़ लेना ध्यान से, है ना? अच्छे समझा दिया मैंने आज, है? इसके बाद लास्ट वाला है लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स। इसका मतलब यह है कि देख, करता है वो पुराने जमाने का व्यक्ति है, तो करता ऐसा थोड़ी कि उसके पास सारी नॉलेज होगी। करता को जरूर थोड़ी कि उसको टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज हो, अकाउंटिंग की भी हो, एडवर्टीजमेंट की भी हो, मार्केटिंग की भी हो। तो एक व्यक्ति हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। अब ये वाली जो लिमिटेशन है ना, ये पार्टनरशिप में भी आएगी, प्रोप्राइटरशिप में भी आएगी, यहाँ भी आएगी, क्योंकि वहां पे कहीं भी एक व्यक्ति सब चीज को तो मैनेज नहीं कर सकता। अब एक व्यक्ति पे सारी मैनेजरियल स्किल्स तो होगी नहीं, और वो ज्यादा सैलरी भी नहीं बांट सकते। ऐसा भी नहीं कि वो लाखों की सैलरी बांट दे, तो उनके पास अच्छे लोग काम करने भी नहीं आ पाते हैं, और उनके पास खुद इतनी स्किल्स नहीं होती है, इसीलिए मैनेजमेंट में वो फीके रह जाते हैं। ये मतलब है। बहुत बोल रहा है तू, चलो ठीक है।
जाइए। हैं बेटा, एक लड़की से उसकी उम्र और सीए वाले से उसके अटेम्प्ट कभी नहीं पूछते कितने लगे हैं। टीचर क्या बोलते हैं? हाँ, तो सीए वाले से अटेम्प्ट भी नहीं पूछते हैं। जब तू करेगा ना सीए में, तेरे अटेम्प्ट पूछूंगा कितने लगे थे। थोड़े बहुत लगे थे यार, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो। हाँ, एक दो ही लगे थे। हैं मैं 30 साल का हो गया हूँ। 25 साल का हूँ मैं, 25। क्यों शादी नहीं करनी मुझे? सलमान खान का फैन हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं 25 साल का हूँ, ठीक है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो मेरे लिए एकदम रिश्ता विश्ता लेके आओगे। नहीं नहीं, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अरे टाइम पास मत करो, चलो ठीक है। कल अभी तुम्हारा लेक्चर शायद उसका है, मैथ्स का है। कहीं पढ़ो, और क्या, यही काम है तुम्हारे जीवन में। मेरा तो हो गया, मैं तो पढ़ के निकल गया। चलो ठीक है, बाय बाय। हैं तुम्हारी क्लास तो हो गई, मैथ्स हो गया, तुमको वर्कशीट इको की लेना थी ना शायद, वर्कशीट का पूछ के चले आना, बस बाय बाय।